दिल्ली में फैक्ट्री खोलने का एक और मकसद भी है हमारा। अन्वी माइक संभालते हुए बोली तो इसने आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी। मकसद? क्या मकसद है मैम? प्लीज डिटेल में बताइए। एक रिपोर्टर अपनी जगह से उठते हुए बोला। मिस सारा राठौर। अन्वी बोली तो सारा की आंखें हैरानी से और बड़ी हो गईं। सारा के साथ साथ विवान, मिस्टर और मिसेस राठौर भी हैरानी से अन्वी की ओर देखने लगे। अन्वी के मुंह से अपना नाम सुन सारा की रूह कांप गई। सारा राठौर इस कंपनी के पीछे का मकसद कैसे है? रिपोर्टर ने पूछा। ओह सॉरी, मकसद नहीं, वजह। मिस राठौर की वजह से ही हम ये फैक्ट्री लगा रहे हैं यहाँ। हमारी कंपनी आर्ट टेक्सटाइल राठौर कंपनी के साथ डील कर रही है। मिस राठौर का प्रपोजल इतना ज़बरदस्त था कि हम उन्हें डील के लिए मना ही नहीं कर सके। अनवी बोली तो सारा उसकी ओर हैरानी से देखने लगी। अनवी बिल्कुल सही कह रही है। वैसे तो इस फैक्ट्री का काम कुछ सालों बाद शुरू करने का प्लान था हमारा, लेकिन मिस राठौर के प्रपोजल ने हमें यह फैक्ट्री इसी साल शुरू करने के लिए मजबूर कर दिया। और फिर उनका प्रपोजल देखकर हमें भी लगा कि दिल्ली हमारे बिजनेस को और आगे ले जाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया जगह है। इसलिए हमने राठौर टेक्सटाइल को डील के लिए अप्रूवल भी दे दिया। अमन्यु बोला। मिस सारा प्लीज स्टेज पर आइए, अनवी बोली। लेकिन सारा वहीं जमीन पर खड़ी रही। आगे बढ़ने में उसके कदम उसका साथ ही नहीं दे रहे हैं। उसके मन में अभी भी सवालों का बवंडर उठ रहा था। क्या हुआ? खड़ी क्यों हो? चलो। विवान ने सारा का हाथ पकड़ा और उसे स्टेज तक ले आया। अनवी की नज़र विवान पर गई तो उसके हाथ में सारा का हाथ देखकर हैरान रह गई। कुछ भूली यादें उसके दिलो दिमाग पर तरोताजा हो उठी। फ्लैशबैक। दिल्ली कॉलेज। विवान, हाथ छोड़ो मेरा। अगर किसी ने देख लिया तो घर पर हमारी शिकायत कर देगा। अनन्या विवान से बोली। तो देखने दो, यह हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। विवान अनन्या के हाथ और जोर से थामते हुए बोला। अच्छा, तो फिर किस लिए पकड़ा है? अनन्या विवान को बड़े प्यार से निहारते हुए बोली। जिंदगी भर थामने के लिए। विवान बोला। वर्तमान। कितनी अजीब बात है ना। जिससे वादा किया था जिंदगी भर हाथ थामने का, उसका हाथ छोड़कर किसी और का हाथ थामने में तुमने जरा भी देर नहीं लगाई। विवान और सारा को एक साथ देखकर अनवी अपने मन में बोली, फिर आगे उसकी ओर बढ़ गई। अब मन्नू भी अनवी के पीछे विवान और सारा की तरफ चल दिया। हाय, आई एम विवान मल्होत्रा और ये मेरी मंगेतर सारा राठौर। विवान खुद को और सारा को अनवी से इंट्रोड्यूस कराते हुए बोला तो अनवी सारा और विवान की तरफ हैरानी से देखने लगी। हाय, आई एम अभिमन्यु राजपूत। अभिमन्यु विवान के हाथ में अपना हाथ रखते हुए बोला। फिर विवान ने अपना हाथ अनवी की ओर बढ़ा दिया। अनवी उसके हाथ को बड़े गौर से देखने लगी। नमस्ते। अनवी अपने दोनों हाथ जोड़कर विवान से बोली तो विवान ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। अनवी नहीं चाहती थी कि जिस हाथ ने उसका हाथ बरसों पहले छोड़ दिया था वो उस हाथ को छुए। मिस राठौर, आप ठीक तो है ना? अनवी ने सारा को अपनी ओर बड़े गौर से देखते हुए पाया तो बोली। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सारा हड़बड़ाई सी बोली। तो चलकर डील साइन कर लें? अनवी बोली। हाँ। सारा ने हाँ में सिर हिला दिया और टेबल की ओर बढ़ गई। आज हमने अपनी नई कंपनी की नींव रखी है तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस शुभ मौके पर राठौर कंपनी के साथ डील भी साइन कर ली जाए। अब मन्नू माइक संभालते हुए बोला तो सबने जोरदार तालियां बजा दी। अब मन्नू ने नमन को इशारा किया तो नमन ने डील के पेपर्स अब मन्नू की ओर बढ़ा दिए। अब मन्नू ने डील के पेपर्स पर साइन किया और पेन सारा की ओर बढ़ा दिया। लेकिन सारा का ध्यान तो बस अनवी में ही था। उसकी नज़र बार बार अनवी पर ही जाकर टिक रही थी। वो उसे बस गौर से देखे जा रही थी। हूबहू वही शकल, वही कदकाठी, वही अदाएं। इसे देखकर कौन कह सकता है कि अनन्या नहीं बल्कि अनवी राजपूत है? सारा अपने मन में बोली। मिस राठौर, कहाँ खो गई आप? अभिमन्यु बोला। हाँ नहीं, कहीं नहीं। अभिमन्यु की आवाज़ सुनकर सारा एकदम से होश में आते हुए बोली। तो फिर साइन कीजिए ना मिस सारा। अनवी पेपर्स की तरफ इशारा करते हुए बोली। साइन करो। सारा का हाथ थामते हुए विवान बोला और उसने पेन को सारा की ओर बढ़ा दिया। सारा ने विवान के हाथ से पेन लिया और पेपर्स पर साइन कर दिया। कांग्रेचुलेसन मिस राठौर। अभिमन्यु बोला तो सारा मुस्कुरा दी। थैंक्स, सारा बोली।
सारा को कांग्रेचुलेट करने के बाद अभिमन्यु विवान की ओर बढ़ गया। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर मल्होत्रा। अभिमन्यु विवान की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला। थैंक्स मिस्टर राजपूत। आप नहीं जानते ये डील हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी। विवान बोला। और हमारे लिए भी, अभिमन्यु बोला तो विवान उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा। आई मीन कि अगर हम ये डील ना करते तो आप जैसे टैलेंटेड लोगों से कैसे मिल पाते। अभिमन्यु बोला तो विवान मुस्कुरा दिया। कांग्रेचुलेशंस छुटकी। अनमी ने सारा के गले लगते हुए उसे कांग्रेचुलेट किया और फिर धीरे से उसके कान में उसे छुटकी नाम से पुकारा। अनवी के मुंह से छुटकी सुनकर सारा आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी। बीते पलों की कुछ यादें उसके दिमाग में तरोताजा हो गईं। फ्लैशबैक। राठौर हाउस। अविराज जी, कविता जी और अनवी तीनों एक साथ लिविंग एरिया में चाय की चुस्कियों का लुत्फ उठा रहे थे कि सारा की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। पापा मम्मा, देखो और बताओ कि मेरी ड्राइंग कैसी बनी है। सीढ़ियों से उतरती सारा चहकते हुए बोली और लिविंग एरिया में सबके पास आ गई। अरे वाह छुटकी, तूने तो कमाल कर दिया। इतनी अच्छी ड्राइंग। अनन्या सारा की ड्राइंग सीट अपने हाथ में लेते हुए बोली। क्या है, मुझे छुटकी मत बुलाओ, तुमसे 1 साल ही छोटी हूँ। सारा बोली। हाँ तो छोटी तो है ना छुटकी। अनन्या सारा को छेड़ते हुए बोली। पापा इसे कहो ना मुझे छुटकी मत बुलाए। सारा अभिराज जी को हक करते हुए बोली। अनन्या, बेटा इसे छुटकी मत बुलाओ, ये कोई छुटकी नजर आती है तुझे। अभिराज जी भी अनबी के सुर में सुर मिलाते हुए बोले। क्या पापा, आप भी। सारा पैर पटकते हुए वहां से चली गई। वर्तमान। मिस राठौर आप ठीक हैं। अनबी सारा के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोली तो सारा अपने अतीत के पन्नों से बाहर आई। अभी अभी क्या कहा आपने। सारा अनबी से बोली। कांग्रेचुलेशंस। अनबी बोली। उसके बाद उसके बाद किस नाम से पुकारा था आपने मुझे। सारा बोली। मैंने आपको किसी नाम से नहीं पुकारा। अनबी बोली। कांग्रेचुलेशंस। विवान सारा के दोनों हाथों को अपने हाथों में थामते हुए बोला। अनबी अब मन्नू की ओर बढ़ गई। सारा बस अनबी को जाते देख उसे घूरती रही। मुझे घर जाना है, तुम यहाँ सब संभाल लेना। सारा विवान से बोली और वहां से चली आई। विवान बस उसे जाते हुए देखता रहा। आखिर उसे हुआ क्या है, ये इतना डरी हुई क्यों है। विवान खुद से बोला। इधर स्नेहा ने सारा को यूं जाते हुए देखा तो वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। जोर का झटका जोरों से लगा। सारा को देख स्नेहा अनवी से बोली तो अनवी भी मुस्कुरा दी। ये मिस राठौर अचानक कहाँ चली गई। अब मन्नू ने सारा को जाते हुए देखा तो उसने विवान के पास आकर उससे पूछा। वो उसकी तबीयत शायद ठीक नहीं है, इसलिए वो घर चली गई। विवान बोला तो अब मन्नू मनी मन मुस्कुरा दिया। राजेंद्र जी को काफी थकावट महसूस हो रही थी तो वो वैशाली जी के साथ होटल के लिए निकल गए। जितने भी लोग भूमि पूजन में शामिल थे सब धीरे धीरे वहां से जाने लगे। ओके देन मिस्टर राजपूत, कल ऑफिस में मिलते हैं। विवान अब मन्नू से बोला और उसको बाय बोलकर वहां से आ गया। अनबी चलें। अब मन्नू ने अनबी से पूछा तो उसने हाँ में सिर हिला दिया और अब मन्नू के साथ चल दी। अनबी और अब मन्नू अभी डोर के पास पहुंचे ही थे कि अनबी की नज़र गेट के पास खड़ी कविता जी और अविराज जी पर गई, जिन्हें सिक्योरिटी गार्ड ने रोक कर रखा हुआ था। अनन्या। अनबी को देखकर कविता जी ने उसे आवाज लगाई तो अनबी उस ओर देखने लगी। उसकी नज़र कविता जी अविराज पर गई तो उसका मन भर आया। वो उनकी ओर बढ़ती इससे पहले ही अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपना सिर हिलाकर ना का इशारा कर दिया। अभिमन्यु का इशारा पाकर रणबीर ने खुद को रोक लिया और उसके साथ आगे बढ़ने लगी। अपने माँ पापा को देखकर अनबी की आंखों में नमी उतर आई, लेकिन उसने अपनी आंखों पर सनग्लासेस लगा लिए ताकि उनकी आंखों की नमी किसी को दिखाई ना दे। अनन्या। कविता जी किसी तरह से बॉडीगार्ड को पीछे करते हुए भागकर अनबी के पास आ गईं। अरे मैम, आप ऐसे कैसे अंदर आ सकती हैं। चलिए बाहर चलिए। बॉडीगार्ड कविता जी की आंख पकड़ते हुए बोला और उन्हें खींचकर बाहर करने लगा। छोड़ो मुझे, मेरी बेटी से मिलना है। कविता जी बोली, लेकिन बॉडीगार्ड फोर्सफुली उन्हें बाहर करने लगा, जिससे कविता जी नीचे गिर गईं। कविता जी को गिरते देख अनबी उनकी तरफ भागी। आप ठीक तो हैं। अनबी घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और कविता जी को उनके कंधे से पकड़ते हुए बोली। क्या कर रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता। अपने सीनियर सिटीजन से ऐसे बिहेव करते हैं
कविता जी को कोहनी पर थोड़ी चोट आई थी, जिसे देखकर अनवी से रहा नहीं गया और वो बॉडीगार्ड पर चिल्ला उठी। आई एम सॉरी मैम, बॉडीगार्ड बोला। अनन्या, मेरी बच्ची, कैसी है तू? कविता जी अनवी का चेहरा अपने हाथ में भरते हुए बोली तो अनवी उन्हें देखने लगी। मैं अनवी हूँ आंटी जी, अनन्या नहीं। अनवी कविता जी के सवाल का जवाब देते देते रुकी और फिर बात को पलटते हुए बोली। उसने कविता जी को सहारा देकर खड़ा कर दिया। इन्हें ध्यान से बाहर छोड़ाओ, अनवी सामने खड़े बॉडीगार्ड से बोली और आगे बढ़ गई। जी मैम, बॉडीगार्ड बोला और फिर कविता जी से बाहर जाने का अनुरोध करने लगा। अनन्या, अनन्या, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज है, लेकिन एक बार बात तो कर। कविता जी रोते हुए बोली तो एक पल के लिए अनवी के कदम रुक गए, लेकिन फिर अगले ही पल वो चुपचाप वहां से गाड़ी की ओर बढ़ गई। अभिमन्यु ने अनवी के लिए गाड़ी का डोर खोला और अनवी को अंदर बिठाया। अनवी के बैठने के बाद अभिमन्यु ने गाड़ी का डोर बंद किया और खुद दूसरी साइड से आकर अंदर आ गया। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और होटल की तरफ निकल गया। कविता जी बस गाड़ी को जाते हुए देखती रहीं। गाड़ी के जाने के बाद अभिराज जी कविता जी के पास आ गए। वो हमसे नाराज है और होना भी चाहिए। हमने उसकी बात नहीं सुनी। वो बार बार कहती रही, लेकिन हमने उससे मुंह मोड़ लिया, इसीलिए आज वो हमसे मुंह मोड़ कर चली गई। कविता जी रोते हुए अभिराज जी से बोली, वो अनन्या नहीं है कविता, हमारी अनन्या को मरे हुए 3 साल होने को आए हैं। अविराज जी कविता जी को संभालते हुए बोले, वो हमारी अनन्या ही है। मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती और ये हाथ, ये अपनी बच्ची का स्पर्श अच्छे से जानता है। कविता जी अपने हाथों को देखकर रोते हुए बोली, मैंने ही अपने हाथों से अपनी बेटी को घर से निकाला था। वो बेचारी अपनी बात कहने की कोशिश करती रही, लेकिन मुझ पर इतना गुस्सा सवार था कि मैंने उसे घर से निकाल कर बाहर किया। यह भी नहीं सोचा कि रात के समय बेचारी मेरी बच्ची जाएगी कहाँ। अगर मैंने उस वक्त उसे घर से नहीं निकाला होता तो आज मेरी बच्ची जिंदा होती। अविराज जी भी रोते हुए बोले, अनन्या जिंदा है, आपने देखा नहीं, अभी अभी वो यहीं थी। वो कविता जी बोली, वो अनन्या नहीं है कविता, वो राजपूत खानदान की होने वाली बहू है, अनवी मेहरा। अविराज जी कविता जी को उनके कंधे से झकझोरते हुए बोले तो कविता जी उनकी तरफ देखने लगी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अविराज जी ने उन्हें संभाला और उन्हें लेकर घर की तरफ चल दिए। इधर गाड़ी में बैठी अनवी की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे हैं। अविराज जी की कई बातें उसके कानों में गूंजने लगी थी। तुम जैसी औलाद से अच्छा होता कि हम बिना औलाद के ही होते। आज से हमारी एक ही बेटी है, सारा राठौर। तू आज से हमारे लिए मर गई। जा यहाँ से, दोबारा हमें कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। अनवी को रोते देख अभिमन्यु ने अपनी पॉकेट में से अपना रुमाल निकाला और अनवी की ओर बढ़ा दिया। अनवी ने अभिमन्यु की ओर देखा और अपना सिर उसके सीने पर रख लिया। अभिमन्यु ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। राठौर टेक्सटाइल गुस्से, घबराहट और डर से भरी हुई सारा अपने केबिन में आ गई। कांग्रेचुलेशंस छुटकी, अनवी की बात सारा के कानों में गूंज गई। वो जिंदा कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है जिंदा? गुस्से में सारा ने टेबल पर सारा सामान अपने हाथ से नीचे गिरा दिया। उसके माथे पर पसीना बहकर उसके गले पर लुढ़क आया था। वो दीवार के साथ सड़ते हुए नीचे जमीन पर बैठ गई। उसने दोनों हाथों से अपने बालों को नोच लिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम वापस नहीं आ सकती। इतनी मुश्किल से तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाला था। सारा बोली और एक गहरी सोच में डूब गई। फ्लैशबैक, विवान का घर। दरवाजा खोलो विवान प्लीज, एक बार मेरी बात तो सुन लो। अनन्या रोते हुए विवान के घर का दरवाजा खटखटा रही है, लेकिन विवान के घर का दरवाजा नहीं खोला। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी जब विवान ने दरवाजा नहीं खोला तो बेसुध सी अनन्या वहां से चली आई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अनन्या ने अपने आंसू पोंछे और अपना सामान लिए अपने ऑफिस में चली आई। उसने वॉचमैन को ऑफिस का लॉक खोलने के लिए कहा तो वॉचमैन ने लॉक खोल दिया। अनन्या अपने केबिन में आ गई। नहीं अनन्या, तू ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती। उस आदमी को मुझे ढूंढना ही होगा। हाँ, ढूंढना ही होगा कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अनन्या खुद से बोली। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपने घुटने को मोड़ा और अपना सिर उस पर टिका लिया। सुबह सारा जब ऑफिस आई तो उसने वहां अनन्या को देखा। उसे देखते ही सारा समझ गई कि अनन्या रात को ऑफिस में ही रुकी थी।
सारा ने इधर उधर देखा तो उसे टेबल के पास नीचे जमीन पर बैठी हुई अनन्या नजर आई। उसने अनन्या के कंधे पर अपना हाथ रखा तो अनन्या ने अपने घुटनों में से अपना चेहरा ऊपर की ओर उठाया। दी, आप ठीक तो हैं? सारा बोली। तूने मम्मा पापा को सच क्यों नहीं बताया? भारी स्वर में अनन्या ने सारा से पूछा। दी, मैंने वही कहा जो सच था। सारा बोली। क्या मैंने कहा था कि मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है? क्या मैं गिल्ट नहीं हूँ? तू अच्छे से जानती थी कि मैंने सब जानबूझकर नहीं किया। अनन्या गुस्से से सारा पर चिल्लाई। आई एम सॉरी दी। पापा का गुस्सा देखकर मैं बहुत डर गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, इसीलिए जो मुंह में आया बस बक दिया। सारा घड़ियाली आंसू बहाते हुए बोली। आप बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं वही करूँगी जो आप कहेंगी। इससे मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका भी मिल जाएगा। सारा बोली। जो करना है मैं खुद ही कर लूँगी। अनन्या बोली और ऑफिस में बने बाथरूम की ओर बढ़ गई। आखिर ये करने क्या वाली है? मुझे इस पर नज़र रखनी होगी। सारा खुद से बोली। दोपहर का समय। अनन्या ने अपना बैग उठाया और ऑफिस से निकल गई। जब सारा ने अनन्या को बैग के साथ ऑफिस से बाहर जाते देखा तो वो अनन्या के केबिन में आ गई। ये बैग लेकर कहाँ जा रही है? सारा खुद से बोली और फिर उसकी नज़र टेबल पर पड़े लैपटॉप पर गई तो उसे पता चला कि अनन्या ने मुंबई के लिए फ़्लाइट की टिकट बुक की है। मुंबई जाकर अगर उसे पता चल गया कि सब मैंने किया है तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उसे रोकना होगा। सारा खुद से बोली। सारा ने भी जल्दी से अपने लिए टिकट बुक की और दूसरी फ्लाइट से मुंबई के लिए निकल गई। मुंबई, रात का समय। स्नेहा ने उसका नंबर लेने के बाद अनन्या अपने होटल के कमरे में आ गई। रूम में आने के बाद अनन्या फिर सोने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ गई। कुछ देर बाद वो बाथरूम से बाहर आई और रेडी होने के बाद उस होटल की तरफ बढ़ गई जहां उस रात के बाद उसकी जिंदगी ही बदल गई थी। होटल के सामने पहुंचकर उसने एक लंबी सांस ली और अंदर की तरफ बढ़ गई। अनवी ने वहां पूछताछ की तो उसे पता चला कि उस दिन होटल का कमरा सारा राठौर के नाम पर बुक था। वैसे तो होटल वाले अनन्या को कोई भी जानकारी देने से मना कर रहे थे, लेकिन अनन्या के बार बार रिक्वेस्ट करने पर और कुछ पैसे देने पर रिसेप्शनिस्ट उसकी हेल्प करने को तैयार हो गई थी। आप एक बार दोबारा चेक कीजिए ना, अनन्या रिसेप्शनिस्ट से बोली। ये लीजिए मैम, आप खुद ही देख लीजिए। इसमें मिस राठौर की आईडी प्रूफ भी है। रिसेप्शनिस्ट ने लैपटॉप को अनन्या की ओर घुमाते हुए बोली। सारा का नाम और आईडी प्रूफ देखकर अनन्या के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी बहन ऐसा कुछ भी कर सकती है। रिसेप्शनिस्ट को थैंक बोलने के बाद अनन्या होटल से बाहर आ गई। उसकी आंखें नम हो चुकी थीं। अनन्या अपनी गाड़ी की ओर बढ़ती, इससे पहले ही जबरदस्ती उसे किसी ने अपनी गाड़ी में बिठाया और वहां से निकल गया। कुछ देर बाद गाड़ी एक सुनसान रोड पर जाकर रुकी। ड्राइविंग सीट से एक आदमी निकला और उसने अनन्या को गाड़ी से बाहर निकाल फेंका। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अनन्या ने तेज आवाज में उन लोगों से पूछा। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। तुम मुझ तक पहुंच ही गई। सामने से आती हुई सारा बोली। तुम यहाँ? अनन्या की नज़र सारा पर गई तो वो उसकी ओर हैरानी से देखने लगी और उठ खड़ी हुई। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? अपनी बहन के साथ इतनी घिनौनी हरकत? आखिर क्यों? तू तो मुझसे प्यार करती है ना? फिर यह सब? अनन्या ने सारा से पूछा। प्यार? माई फुट, नफरत करती हूँ मैं तुमसे, बेपनाह नफरत। सारा चिल्लाते हुए बोली तो अनन्या हैरानी से उसे देखने लगी। अनन्या, अनन्या, पक गई हूँ मैं ये नाम सुन सुनकर। अनन्या बहुत सुंदर है। अनन्या बहुत इंटेलिजेंट है। अनन्या बहुत टैलेंटेड है। अनन्या फला फला। हर कोई बस तुम्हारी तारीफ करता है, बस तुम्हें ही पसंद करता है। मेरी तरफ तो कोई देखता भी नहीं। चलो मैंने बर्दाश्त कर लिया, मेरी बहन है। सारा बोली और उसने अनन्या के बालों को नोच लिया। सारा की बातें सुन अनन्या हैरानी से उसे देखने लगी। वो नहीं जानती थी कि जिस बहन को वो इतना प्यार करती आई है उसके मन में उसके लिए इतना जहर भरा पड़ा है। लेकिन विमान, उसे तो मैं बचपन से प्यार करती आई हूँ, लेकिन उसने भी तुम्हें चुना। मेरी तरफ तो उसने देखा भी नहीं। सारा आगे बोली। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। तू विवान से प्यार करती है? अनन्या हैरानी से सारा को देखते हुए बोली। हाँ, बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उस प्यार को भी तूने छीन लिया।
तू मेरे और विवान के बीच चली आई। तुम्हारे आगे शायद मैं किसी को नजर ही नहीं आती। और विवान, उसने भी ऐसा ही किया। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें अपनी और विवान की जिंदगी से निकाल कर बाहर करूं। तुम्हें पीछे करके मैं खुद आगे आ जाऊं, ताकि तुमसे पहले सबको मैं नजर आऊं। देखो, मैं कामयाब भी हो गई, लेकिन तुझ पे चुप नहीं रह गया। आ गई मेरे खिलाफ सबूत ढूंढने। अब तू ये सबूत ले जाकर विवान और पापा को दिखाएगी। वो लोग फिर से तेरा गुणगान गाने लगेंगे और मुझे घर से निकाल बाहर करेंगे। सारा दांत पीसते हुए बोली। अपनी बहन का ये रूप अनन्या ने आज से पहले कभी नहीं देखा था। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। तू एक बात बोलकर तो देखती कि तुझे विवान से प्यार है। विवान तो क्या, अपनी सारी जिंदगी तेरे नाम पर न्यौछावर कर देती। अनन्या रोते हुए बोली। तो सारा जोर जोर से हंसने लगी, ताकि तू विवान को मुझे भीख में देकर खुद फिर से महान बन जाती, है ना? सारा चिल्लाई। और रही बात तुम्हारी जिंदगी की, तो देर तो अभी भी नहीं हुई है। कर दो अपनी जिंदगी न्यौछावर। सारा बोली और उसने डंडे से अनन्या पर प्रहार कर दिया। सारा दूसरी बार उस पर प्रहार करती इससे पहले ही अनन्या अपने आप को बचाते हुए वहां से भाग गई। देख क्या रहे हो, पकड़ो उसे। सारा अपने आदमियों से गुस्से से बोली, तो सब आदमी अनन्या को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे। भागते भागते अनन्या एक अंधेरी जगह पर छुप गई। उसका चेहरा पसीने से भर गया। घबराहट में उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आज वो बिजनेस में तो आगे निकल गई थी, लेकिन उसके सारे रिश्ते चकनाचूर हो गए थे। उसे स्नेहा का ख्याल आया, तो उसने अपने पर्स में से अपना फोन निकाला और स्नेहा का नंबर डायल कर दिया। हेलो स्नेहा, आई नीड हेल्प। स्नेहा ने फोन उठाया तो अनन्या बोली, लेकिन स्नेहा को उसकी आवाज ही सुनाई नहीं दी। हेलो हेलो, अनन्या बोलती रही। फिर उसने फोन काट दिया और स्नेहा को अपनी लाइव लोकेशन भेज दी। अनन्या को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, तो वो वहां से भाग खड़ी हुई। वो रही। एक आदमी ने उसे भागते हुए देखा तो बोला। उस आदमी की आवाज सुनकर बाकी तीन आदमी भी उसके पीछे भागने लगे। अनन्या ने पीछे मुड़कर देखा, तो वो चारों आदमी धीरे धीरे उसके करीब आ रहे थे। अनन्या ने अपने कदमों को और तेज कर लिया। अनन्या ने पीछे मुड़कर देखा, तो उसे वहां कोई नजर नहीं आया। अनन्या के कदमों की गति कुछ धीमी हो गई। वो जैसे ही सामने की ओर मुड़ी, एक तेज रफ्तार गाड़ी से टकरा गई। टक्कर लगने से अनन्या सिर के बल जमीन पर गिर गई। उसके सिर पर काफी गहरी चोट आई थी। उस गाड़ी से सारा बाहर आई और आकर अनन्या के पास घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। ओह सो सैड, तुम्हें तो बहुत चोट आई है। सारा अनन्या के सिर के उस हिस्से को छूते हुए बोली, जहां उसे गहरी चोट आई थी। अनन्या वहीं दर्द के मारे तड़पती रही, लेकिन सारा को उस पर जरा भी दया नहीं आई। सच ही कहा है किसी ने कि जब इंसान के अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां जागरूक हो जाती हैं, तो उसे किसी के दुख दर्द का कोई एहसास नहीं होता। उसे दूसरे की जिंदगी भी बस एक खेल ही नजर आती है। अब से अनन्या का नाम कोई नहीं लेगा। अब सबकी जुबान पर बस एक ही नाम होगा, सारा राठौर का। आज मैंने तुझसे तेरे सारे रिश्ते छीन लिए, और वो विवान जो तुझसे मोहब्बत करता था, जिंदगी भर तुझसे नफरत करेगा, तुझे बेवफा समझेगा। सारा बोली। तभी सारा का फोन बज उठा। ओह, पापा का फोन है। सारा बोली और उसने फोन उठा लिया और फोन को स्पीकर पर डाल दिया। सारा, कहाँ है तू? इतनी रात हो गई, अभी तक घर क्यों नहीं आई? मैंने ऑफिस में भी फोन किया था, लेकिन तू वहां भी नहीं थी। सामने से अविराज जी की आवाज आई। अविराज जी की आवाज सुनकर अनन्या उन्हें आवाज देने लगी, तो पीछे खड़े आदमी ने अपना हाथ उसके मुंह पर रखकर उसकी आवाज को दबा दिया। पापा, मैं मुंबई जा रही हूँ। अनन्या दी का एक्सीडेंट हो गया है। सारा घड़ियाली आंसू बहाते हुए बोली। क्या? कब और कैसे? अवराज जी ने पूछा। ये तो वहां पहुंचकर ही पता चलेगा। मैं आपको वहां पहुंचकर फोन करती हूँ। सारा बोली और उसने फोन कट कर दिया। एक आदमी गाड़ी में से पेट्रोल ले आया। उसने कुछ पेट्रोल अनन्या पर डाला और कुछ उस गाड़ी पर, जिस गाड़ी से सारा ने अनन्या को टक्कर मारी थी। सारा ने माचिस की तीली जलाई और गाड़ी के ऊपर फेंक दी। चलो जल्दी निकलो यहाँ से, सारा उन आदमियों से बोली और खुद भी वहां से निकल गई। अनन्या वहीं पड़ी दर्द से कराहती रही। वर्तमान खिड़की के पास खड़ी चांद को निहारती हुई अनबी के कंधे पर अभिमन्यु ने हाथ रखा, तो अपने ख्यालों से बाहर आई। उसकी आंखों में नमी थी। अगर उस दिन शिखा माँ और स्नेहा टाइम से नहीं पहुंचती, तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होती। अनबी बोली तो अभिमन्यु ने उसके होंठों पर अपना हाथ रख दिया। आपको पता है,
सारा को मैं अपनी परछाई मानती थी। अपने बारे में बाद में, पहले उसके बारे में सोचती थी। मैंने हमेशा उससे प्यार किया, कभी उसमें और खुद में कंपैरिजन नहीं किया। लेकिन फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे सबकी नज़रों में नीचे गिरा दिया। जब इस सबसे भी उसका दिल नहीं भरा, तो अपनी ही बहन की जान ले ली उसने। और ये सब करते हुए एक बार भी उसके हाथ नहीं कांपे। मैंने उसकी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखा, लेकिन कब उसके मन में मेरे लिए बेपनाह नफरत पैदा हो गई, ये मैं जान ही नहीं पाई। अनवी रोते हुए बोली। अब मनु ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। शांत अनवी, तुम ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती, अब मन्नू बोला और उसने अनवी का माथा चूम लिया। अब मन्नू के आगोश में आकर अनवी शांत हो गई। उधर सारा ने गुस्से में अपना सारा केबिन अस्त व्यस्त कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? अपनी इन्हीं आंखों से मैंने उसकी जली हुई लाश देखी थी। अपने इन्हीं हाथों से अपनी जिंदगी से दूर भेज दिया था मैंने। नहीं, वो अनन्या नहीं हो सकती। विवान सही कह रहा था, वो अनबी ही है। लेकिन अगर वो अनबी है, तो उसने मुझे छुटकी क्यों बुलाया? सारा अपने ही सवालों में उलझी हुई है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो ऐसे बिहेव कर रही थी मानो उसका मानसिक संतुलन हिल गया हो। कुछ देर बाद विवान उसके केबिन में आया, तो केबिन की हालत देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरा केबिन अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था और सारा किसी एक कोने में सिमट कर बैठी हुई थी। तुम ठीक तो हो ना? सारा के कंधे पर हाथ रखते हुए विवान ने उससे पूछा। वो वापिस आ गई है, घबराई सी सारा बोली। कौन? कौन वापिस आ गई है? विवान उसके सामने घुटने के बल बैठ गया और उसने सारा से पूछा। अनन्या। अनन्या वापस आ गई है। मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेगी वो। मॉम, डैड, तुम सब छीन लेगी। तुम भी उसके पास वापस चले जाओगे, है ना? सारा बोली तो विवान हैरानी से उसे देखने लगा। ये क्या बोल रही हो तुम? विवान हैरानी से सारा को देखते हुए बोला। वही बोल रही हूँ जो तुमने सुना। सारा विवान का कॉलर पकड़ते हुए बोली, तो विवान हैरानी से उसकी ओर देखने लगा। सारा क्या बोल रही थी उसकी समझ से बाहर था। अब अनन्या वापिस आ गई है, तो तुम उसके पास ही जाओगे। आखिर वो तुम्हारा पहला प्यार है। सारा आगे बोली। तुम अभी भी उसी में उलझी हुई हो। वो अनन्या नहीं, अनबी है। कितनी बार बोलूं? विवान चिल्लाया और उसने सारा के हाथों को अपने कॉलर से हटा दिया। विवान के चिल्लाने से सारा कुछ शांत हुई। सारा, वो सच में अनबी है। मैं मिला था उससे मुंबई में। विवान आगे बोला, तो सारा आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी। मिले थे मुंबई में? सारा ने सवालिया नजरों से विवान की ओर देखा। हाँ, दीपा की शादी में मिली थी मुझसे। दीपा के ऑफिस में उसके साथ काम करती थी अनबी। विवान बोला। तुम उससे मिले थे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सारा गुस्से से बोली। सच में अनबी का चेहरा अनन्या से इतना मिलता है कि एक पल के लिए मैं भी धोखा खा गया था कि यह अनन्या है। लेकिन फिर मैंने जब उसके बारे में पता लगाया तो मुझे पता चला कि वो अनबी है। अनबी मेहरा है, ना कि अनन्या। उसकी माँ हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है। पिछले 8 महीनों से वो कोमा में है। विवान बोला। तुम सच कह रहे हो? सारा ने पूछा। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। विवान बोला तो सारा कुछ रिलैक्स हुई और विवान के गले से लग गई। लेकिन अभी भी उसके मन में उथल पुथल ही मची हुई थी। लेकिन उसे देखकर तुम इतनी घबरा क्यों गई? अगर वो सच में अनन्या होती, तो क्या तुम्हें अपनी बहन के लौट आने से खुशी नहीं होती? विवान ने सारा को उसके कंधे से पकड़कर अपने सामने किया। विवान का सवाल सुनकर सारा घबराई सी उसकी ओर देखने लगी। मैं क्यों घबराऊंगी? मेरी बहन थी अनन्या। उसके होने ना होने से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, तो किसे पड़ेगा? सारा बोली। हाँ, चलो अब जाकर फ्रेश हो जाओ और अपना काम करो। आज रात को हमारी मिस्टर राजपूत से मीटिंग है। विवान बोला। मीटिंग? सारा ने सवालिया नजरों से विवान को देखते हुए बोली। हाँ, डील से रिलेटेड कुछ बात करनी है उन्हें। विवान बोला। ओके। सारा बोली और अपने केबिन के साथ बने बाथरूम की ओर बढ़ गई। राठौर हाउस। शाम का समय। कविता जी अभी भी गुमसुम सी अपने कमरे में बैठी हुई हैं और अभिराज जी खाने की प्लेट उनके सामने लिए बैठे हैं। कविता, कुछ तो खा लो। जब से भूमि पूजन से आई हो, तब से एक निवाला नहीं खाया है तुमने। अभिराज जी कविता जी से बोले। मुझे एक बार अपनी बच्ची से बात करनी है। उसे अपने गले से लगाना है। कविता जी भारी मन से अभिराज जी से बोली। कविता, तुम फिर से वही बात लेकर बैठ गई।
वो हमारी बच्ची नहीं है। कहते हैं कि दुनिया में 7 चेहरे एक जैसे होते हैं। आज देख भी लिया। बस उस लड़की का चेहरा हमारी बच्ची से मिलता है, पर वो हमारी बच्ची नहीं है। अविराज जी बोले। वो हमारी ही बच्ची है। उसका स्पर्श अच्छे से जानती हूँ मैं। आपने देखा नहीं, मेरे गिरने पर उसने बॉडीगार्ड को कैसे डांटा था। कविता जी अविराज जी से बोली। अच्छा ठीक है, अगर तुम कह रही हो कि वो हमारी बच्ची है तो ठीक है, लेकिन अब खाना खा लो। अविराज जी बोले। आप मुझे एक बार उससे मिलवा दोगे? कविता जी बोली। हाँ, पर पहले प्रॉमिस करो कि तुम खाना खाओगी। अविराज जी बोले। हाँ खाऊंगी। कविता जी खुश होते हुए बोली, और उन्होंने जल्दी से खाने की प्लेट अविराज जी के हाथ से ले ली और खाना खाने लगी। उनके रूम के बाहर खड़ी सारा सब कुछ देख और सुन रही थी। कविता जी की बातें सुनकर एक बार सारा फिर परेशान हो गई और फिर वहां से सीधे अपने कमरे में आ गई। इधर अनबी के रूम का डोर नॉक हुआ तो अनबी ने उसे अंदर आने के लिए कहा। स्नेहा ने अनबी के रूम का डोर खोला और अंदर आ गई। तुम्हें कब से डोर नॉक करने की जरूरत पड़ गई? तू भी तो इसी रूम में रुकी है। अनबी ने स्नेहा को देखा तो बोली। हाँ वो तो है, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो ना। तुम्हारा दोबारा होने वाला सेम हस्बैंड है तुम्हारे साथ। अगर कहीं तुम दोनों इसी रूम में रोमांटिक मूड में हो और मैं सीधे अंदर चली आऊं तो अच्छा लगेगा क्या? स्नेहा बोली। तू भी ना, कुछ भी। अनबी स्नेहा को घूरते हुए बोली। क्या सही तो कह रही हूँ? स्नेहा बोली। अच्छा ठीक है मेरी माँ, तू नॉक करके ही आना। मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगी। अनबी बोली। तभी अनबी के रूम का डोर फिर से नॉक हुआ। मैं देखती हूँ, स्नेहा बोली और डोर की तरफ बढ़ गई। मैम, ये अनबी मैम के लिए ड्रेस भेजी है अब मन्नू सर ने। सामने खड़ी होटल की स्टाफ की एक मेंबर बोली। ओके थैंक यू। स्नेहा ने उस लड़की से ड्रेस ली और अंदर आ गई। कौन था? अनबी ने स्नेहा से पूछा। तेरे लिए अब मन्नू जीजू ने ड्रेस भेजी है। स्नेहा बोली। लेकिन क्यों? अनबी ने पूछा और जल्दी से स्नेहा के हाथ से वो ड्रेस ली और जल्दी से उसे अनरैप करने लगी। ड्रेस को देखकर अनबी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वहीं दूसरी ओर ड्रेस को देखकर स्नेहा मुस्कुरा दी। अब मनु ने अनबी के लिए ब्लैक कलर की 1 पीस शॉर्ट ड्रेस भेजी थी, जो घुटनों से थोड़ा ही नीचे तक बनी हुई है और जिसकी नेट की पफ फुल स्लीव बनी हुई है। हाँ लगता है जीजू ने तेरे लिए एक बहुत ही रोमांटिक डेट प्लान की है। स्नेहा बोली तो अनबी उसकी ओर देखने लगी। ऐसा कुछ नहीं है। अनबी बोली। अच्छा तो फिर कैसा है? स्नेहा ने पूछा। तभी अनबी का फोन बज उठा। लो, जीजू का फोन भी आ गया। फोन पर अभिमन्यु का नाम देखते हुए स्नेहा बोली तो अनबी उसे घूरने लगी। ठीक है बाबा, मैं नहीं सुन रही तुम्हारी बातें। स्नेहा बोली और मुस्कुराते हुए रूम से बाहर आ गई। अभिमन्यु, ये सब क्या है? फोन उठाते ही अनबी बोली। क्या? सब क्या है? अभिमन्यु सामने से बोला। ये ड्रेस। अनबी बोली। तुम्हारे लिए? अभिमन्यु बोला। लेकिन ये, आपने मुझे कभी ऐसी ड्रेसेस पहने देखा है क्या? आप तो जानते हो कि मैं हमेशा जीन्स या इंडियन ड्रेस ही पहनती हूँ। अनबी बोली। हाँ जानता हूँ। अब मन्नू बोला। तो फिर आपने ये ड्रेस क्यों भेजी? अनबी बोली। अनबी ऐसी ड्रेस नहीं पहनती, लेकिन अनन्या ऐसी ड्रेस पहनती थी। तुमने ही कहा था ना। अब मन्नू बोला तो अनबी अपने बीते पलों में खो गई। लेकिन अब मन्नू, कुछ देर बाद अनबी बोली। लेकिन बेकिन कुछ नहीं, रात को डिनर के लिए रेडी रहना ये ड्रेस पहनकर। अब मन्नू बोला। लेकिन माँ और पापा क्या सोचेंगे? नहीं, अब मुझसे ये नहीं होगा। 2 सालों में बहुत कुछ बदल गया है अब मन्नू। अनबी बोली। 2 सालों में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन अतीत के पन्ने में अभी भी कुछ पन्ने कहीं खोए हुए हैं। बस उन्हीं पन्नों को वापस अतीत के पन्नों में जोड़ना है। अब मन्नू बोला तो अनबी एक गहरी सोच में डूब गई। और रही बात माँ पापा की, तो वो कुछ नहीं कहेंगे। अब मन्नू आगे बोला। हाँ, अनबी ने इतना ही कहा और उसने फोन काट दिया। अनबी ड्रेस को बड़े ध्यान से देखने लगी। फिर उसने ड्रेस को लिया और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। चेंज करने के बाद अनबी रूम में आ गई और मिरर के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी। आज उसे खुद में वही अनन्या नजर आ रही थी जो कुछ साल पहले कहीं खो गई थी। अनबी अपने बालों को संभालने लगी। तभी उसके रूम का डोर खुला और स्नेहा अंदर आ गई। वाओ गर्जियस। रूम के अंदर आते ही स्नेहा अनबी को देखते हुए बोली। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। अनबी बोली। कुछ अजीब नहीं लग रहा।
बल्कि तुम बहुत ही स्टनिंग और हॉट लग रही हो, स्नेहा बोली। मैं चेंज करने जा रही हूँ, अनवी अनकंफर्टेबल होते हुए बोली और बाथरूम की ओर अभी उसने एक कदम बढ़ाया ही था कि उसके रूम का डोर नॉक हुआ और अब मन्नू अंदर आ गया। अब मन्नू को देखते ही अनवी स्नेहा के पीछे छुप गई। क्या कर रही है तू? अब मन्नू की तरफ देखते हुए स्नेहा धीरे से अनवी से बोली। ऐसे ही खड़ी रहना और हिलना मत, अनवी धीरे से बोली। अनवी, अब मन्नू ने स्नेहा से पूछा तो स्नेहा ने अपने पीछे की ओर इशारा कर दिया। अनवी जल्दी चलो, हमें लेट हो रहा है, अब मन्नू बोला। मन्नू, आप पार्किंग में मेरी वेट करो, मैं अभी आती हूँ, अनवी स्नेहा के पीछे से ही बोली। लेकिन तुम स्नेहा के पीछे क्यों छुप रही हो? बाहर आओ, अभिमन्यु बोला। नहीं, मैं नहीं आ सकती, अनवी बोली। लेकिन क्यों? अब मन्नू बोला। एक तो आपने इतनी छोटी ड्रेस दे दी पहनने के लिए और मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है, अनवी बोली। मैंने कहा बाहर आओ, अब मन्नू कोल्ड वॉइस में बोला। लेकिन अनवी चुपचाप स्नेहा के पीछे खड़ी रही। स्नेहा ने अब मन्नू को इशारा किया और अपना हाथ पीछे करके अनवी की कमर पर चिकोटी काट दी। अनवी ने स्नेहा की आंख को अपनी पकड़ से आजाद कर दिया और अपनी कमर को सहलाने लगी। स्नेहा जल्दी से अनवी के सामने से हट गई। अब मन्नू की नजर अनवी पर गई तो वो उसे देखते ही रह गया। अनवी ने अब मन्नू को अपनी ओर ऐसे देखते हुए देखा तो वो शर्मा गई और अपनी ड्रेस को घुटनों के पास से पकड़कर नीचे खींचने लगी। क्या कर रही है? सीधी खड़ी हो जा, यह ड्रेस लंबी नहीं होने वाली है। स्नेहा ने अनवी को ड्रेस खींचते हुए देखा तो बोली। ब्यूटीफुल, अनवी को देखते हुए अभिमन्यु ने बोला। अभिमन्यु, मैं ऐसे कैसे बाहर जाऊंगी? अनवी अभिमन्यु से बोली तो अभिमन्यु उसकी ओर बढ़ गया। वैसे ही जैसे अनन्या जाती थी, अभिमन्यु बोला। लेकिन अनवी अभी इतना ही बोली थी कि अभिमन्यु ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। अनवी, तुम्हें अपने अंदर की अनन्या को जगाना होगा, तुम्हें सच सामने लाना ही होगा। सारा की हैवानियत को सबके सामने लाने के लिए दोबारा अनन्या बनना ही होगा। अब मन्नू अनवी को उसके कंधे से पकड़ते हुए बोला। हाँ, अनवी ने हाँ में सिर हिला दिया। तो बी कंफर्टेबल एंड कम विद मी, अब मन्नू अनवी की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला। तो अनवी ने एक लंबी सांस ली और अब मन्नू के हाथ में अपना हाथ रख दिया। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू, इसने अब मन्नू और अनवी से बोली। थैंक्स, अब मन्नू बोला। अनवी के साथ बाहर की ओर बढ़ गया। अब मन्नू ने अनवी के लिए गाड़ी का डोर खोला और उसे अंदर बिठा दिया। अनवी को बिठाने के बाद अब मन्नू ने अनवी का डोर बंद किया और खुद आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और रेस्टोरेंट की ओर मोड़ ली। कुछ ही देर में गाड़ी एक बढ़िया से 7 स्टार होटल के पार्किंग एरिया में जाकर रुक गई। तुम अनन्या ही हो, तुम्हें उन लोगों को बताना नहीं है, बस जताना है, अब मन्नू अनवी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला। तो अनवी ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर किसी गहरी सोच में खो गई। आर यू ओके? अब मन्नू ने अनवी को अपने ही ख्यालों में खोया हुआ देखा तो पूछा। हाँ, अनवी बोली। तो फिर चलें? अब मन्नू ने अनवी से पूछा तो अनवी ने हाँ में सिर हिलाया और अब मन्नू की आड़ में अपनी आर्म डालकर होटल के अंदर की ओर बढ़ गई। इधर सारा और विवान रिजर्व टेबल पर बैठे हुए अनवी और अभिमन्यु के आने का ही इंतजार कर रहे थे। सारा की नज़र सामने से आती हुई अनवी पर गई तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसके चेहरे पर फिर से डर के भाव उमड़ आए। फ्लैशबैक। दीदी, कितनी ब्लैक ड्रेसेस हैं आपके पास? सारा अनन्या की अलमीरा को खोलकर देखते हुए बोली। तू जानती है ना कि ब्लैक कलर मेरा फेवरेट कलर है, अनन्या बोली। अरे, ब्लैक कलर के अलावा भी बहुत से कलर होते हैं दीदी, दुनिया में बस एक ब्लैक कलर ही बचा है क्या? सारा बोली। अगर मेरा बस चले ना तो पूरी दुनिया की ब्लैक कलर की ड्रेसेस खरीद लूं, अनन्या बोली। फ्लैशबैक खत्म। क्या हुआ? विवान ने सारा के कंधे पर हाथ रखा तो सारा बनावटी हंसी हंस दी। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, घबराई सी सारा बोली। विवान का ध्यान सामने से आती हुई अनवी पर गया तो वो भी उसे देखते ही रह गया। अतीत की कुछ यादें उसके दिलो दिमाग पर हलचल मचाने लगी। फ्लैशबैक। कैसी लग रही हूँ? अनन्या ने विवान से पूछा। हमेशा की तरह ब्यूटीफुल, और इस ब्लैक ड्रेस में तो तुम हमेशा ही क्लियर लगती हो, विवान बोला। फ्लैशबैक खत्म। हेलो मिस्टर मल्होत्रा, अब मन्नू विवान से बोला तो विवान ने अपनी नजरें अनवी पर से हटा ली। हेलो मिस्टर राजपूत, विवान मुस्कुराए हुए अब मन्नू से बोला। मिस सारा, आप ठीक तो है ना? अनवी ने सारा से पूछा। हाँ, सारा बोली। तो बैठिए ना,
अनवी बोली। कम ऑन सारा, रिलैक्स। मुझे नहीं पता ये अनवी है या अनन्या, लेकिन अगर तू ऐसे ही घबराती रही तो तेरा सच सबके सामने आ जाएगा। और अगर विवान को पता चल गया कि मैंने अनन्या पर झूठे इल्जाम लगाए थे और उसको मारा था, तो विवान मुझसे दूर होने में एक पल भी नहीं लगाएगा। नहीं नहीं, मैं किसी भी हालत में विवान को खो नहीं सकती। सारा अपने मन में बोली। क्या हुआ? सारा के कंधे पर हाथ रखते हुए अनवी बोली। नहीं, कुछ भी तो नहीं। सारा अपने होठ पर बनावटी हंसी लाते हुए बोली। तो बैठिए ना, अनवी बोली। हाँ, आप भी बैठिए, सारा बोली। तो अनवी सारा के पास वाली सीट पर बैठ गई। विवान और अभिमन्यु भी अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। ब्लैक ड्रेस आपको काफी सूट करती है, सारा अनवी से बोली। थैंक्स, ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है। अगर मेरा बस चले ना तो पूरी दुनिया की ब्लैक ड्रेसेस खरीद लूं। अनवी बोली तो सारा आंखें बड़ी करके अनवी को देखने लगी। अनवी की इस बात ने एक बार फिर से उसे अनन्या की याद दिलवा ही दी। क्या हुआ? अनवी सारा को बड़े ध्यान से देखते हुए बोली। नहीं, आपकी बात सुनकर किसी की याद आ गई, सारा बोली। किसकी? कोई खास है? अनवी ने पूछा। नहीं, कोई खास नहीं, बस यूं ही, सारा बोली और अनवी की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। अब मनु ने सबके लिए खाना ऑर्डर कर दिया और कुछ ही देर में उनका ऑर्डर उनके टेबल पर आ गया। खाना खाते खाते सब आपस में बात करने लगे। मिस्टर मल्होत्रा, अब दोनों कंपनीज के बीच डील तो फाइनल हो ही गई है, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ दिन आप हमारे साथ मुंबई आकर आर्ट टेक्सटाइल को ज्वाइन करें। आपको हमारे काम करने का तरीका भी पता चल जाएगा और साथ हमारी चॉइस का कपड़ा बनाना भी आपके लिए इजी हो जाएगा। अब मन्यु बोला। लेकिन विवान बोला। देखिए मिस्टर मल्होत्रा, आर्ट टेक्सटाइल अपने काम के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करती। आप जानते हैं कि अगर कपड़े में जरा सी भी नुक्स हुआ और कपड़ा हमारी चॉइस का नहीं हुआ तो डील के मुताबिक आपको आर्ट टेक्सटाइल को एक बड़ा मुआवजा देना होगा। अब मन्यु बोला तो सारा और विवान आंखें बड़ी करके अब मन्यु को देखने लगे। ठीक है मिस्टर राजपूत, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा, विवान बोला। तो ठीक है, डील डन रही। अगले हफ्ते मेरी और अनवी की शादी है, तो हम दोनों चाहते हैं कि आप हमारी शादी अटेंड करें। अभिमन्यु बोला तो विमान अनवी की तरफ देखने लगा। श्योर मिस्टर अभिमन्यु, एंड कांग्रेचुलेशंस, विवान बोला। थैंक्स, अभिमन्यु बोला। आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं, विवान बोला। हाँ, क्यों नहीं, पूछिए, क्या पूछना है आपको? अभिमन्यु बोला। आप दोनों तो शादीशुदा हैं, फिर ये दोबारा शादी? विवान ने पूछा। तो अनवी और अभिमन्यु हैरानी से विवान को देखने लगे और फिर एक दूसरे को। आपको कैसे पता कि हमारी शादी पहले हो चुकी है? हैरान होते हुए अभिमन्यु ने विवान से पूछा। अनवी जी, शायद आप भूल गई हैं, हम पहले मिल चुके हैं, विवान बोला। तो अनवी हैरानी से उसे देखने लगी। नहीं, हम पहली बार मिल रहे हैं, वो भी इस डील के सिलसिले में, घबराई सी अनवी बोली। कहीं इसने अनन्या को पहचान तो नहीं लिया? अनवी को देखते हुए अभिमन्यु अपने मन में बोला। आपकी दोस्त दीपा की शादी में, विवान बोला। तो अभिमन्यु और अनवी कुछ रिलैक्स हुए। दीपा की शादी में? अनवी सोचते हुए बोली। हाँ, दीपा मेरी कजिन है, विवान बोला। ओह हाँ, याद आया, उसने मिलवाया था आपसे। अनवी ने अपने दिमाग पर जोर दिया तो उसे याद आया और वो सोचते हुए बोली। वैसे अच्छा जवाब दिया था आपने जतिन को, विवान बोला। तो अनवी और अभिमन्यु मुस्कुरा दिए। लेकिन ये दोबारा शादी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, विवान आगे बोला। हाँ, तब हमने अपने परिवार वालों के बिना शादी की थी और अब उनकी मर्जी से हमारी शादी हो रही है, अभिमन्यु बोला। ओह, तो मतलब आप दोनों की लव मैरिज है? कितने साल से जानते हैं आप एक दूसरे को? विवान ने पूछा। पिछले 5 सालों से, अभिमन्यु बोला और उसने अनवी के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अनवी का हाथ अभिमन्यु के हाथ में देखकर पता नहीं क्यों विवान के दिल में एक हल्की सी चुभन उठी। आप सच में 5 सालों से एक दूसरे को जानते हैं? सारा फटाक से बोली। सारा की बात सुनकर अभिमन्यु हंस दिया। हाँ बिल्कुल, आपको कोई शक है क्या? अभिमन्यु हंसते हुए बोला। नहीं, मैं तो बस यूं ही, सारा बोली। उसे कहीं ना कहीं इस बात की तसल्ली हुई कि अगर अभिमन्यु और अनवी एक दूसरे को 5 सालों से जानते हैं तो शायद ये अनवी ही है, अनन्या नहीं। पहली बार कहाँ मिले थे आप अनवी से? सारा ने पूछा। मिस राठौर, लगता है आपको हमारी लव स्टोरी में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है, अभिमन्यु बोला। अरे नहीं, मैं तो बस यूं ही, सारा बोली। हम एक होटल में मिले थे और फिर मिलने का सिलसिला यूं ही चलता रहा। धीरे धीरे हमारी मुलाकात प्यार में बदल गई और फिर शादी में। अभिमन्यु की तरफ देखते हुए अनवी बोली तो अभिमन्यु मुस्कुरा दिया।
बातें करते करते सबने अपना डिनर फिनिश किया और फिर सब घर चलने के लिए रेडी हो गए। विवान और सारा ने अभिमन्यु और अनवी को गुड नाइट बोला और अपने घर के लिए निकल गए। मुझे ब्लैक ड्रेस में देखकर आज एक बार फिर से सारा के तो होश ही उड़ गए। विवान और सारा के बाद जाने के बाद अनवी खुश होते हुए बोली, हाँ वैसे होश तो मेरे भी उड़ गए हैं तुम्हें इस ब्लैक ड्रेस में देखकर। अभिमन्यु बोला तो अनवी उसकी ओर देखने लगी। अभिमन्यु ने अनवी की ओर देखा तो अनवी ने अपनी नज़र झुका ली। फिर वो अभिमन्यु के सीने से लग गई। विवान ने उन दोनों को एक साथ ऐसे देखा तो अजीब नज़रों से उन्हें देखने लगा। इन दोनों को करीब देखकर मुझे अजीब क्यों लग रहा है। मैं जानता हूँ कि अनन्या नहीं अनवी है, फिर भी इन दोनों की करीबी मुझे अच्छी क्यों नहीं लग रही। विवान अपने मन में बोला। तुम यहाँ। अभिमन्यु की नज़र सामने खड़े विवान पर गई तो वो अनवी से दूर होता हुआ बोला, वो मेरा फ़ोन। बोलकर विवान ने टेबल पर से अपना फ़ोन उठा लिया। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, विवान बोला। इट्स ओके, अभिमन्यु बोला तो विवान उन्हें बाय बोलकर वहां से आ गया। विवान के जाने के बाद अभिमन्यु भी अनवी का हाथ पकड़े पार्किंग एरिया की ओर बढ़ गया। अनवी के बैठने के बाद अभिमन्यु ने गाड़ी स्टार्ट की और अपने होटल की ओर निकल गया। आपको लगता है कि हमारे ऐसा करने से सारा अपना सच कबूल लेगी? अनवी अभिमन्यु से बोली। हाँ, बार बार अनन्या का एहसास होना, बार बार अनवी में अनन्या को देखना, हर बार उसका डर बढ़ाएगा और यही डर जब इस पर हावी हो जाएगा तो सच खुद उसकी जुबान पर आ जाएगा, अभिमन्यु बोला। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? अनवी बोली तो अभिमन्यु उसकी ओर देखने लगा। जहाँ तक मैं सारा को जानता हूँ वो इतनी कमज़ोर नहीं है कि छोटी छोटी बातों से डर जाए। और फिर हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है जिससे उसका सच सामने आ सके, अनवी बोली। डोंट वरी, सब ठीक होगा, अभिमन्यु बोला तो अनवी ने अपना सिर अभिमन्यु के कंधे पर टिका दिया। अनवी ने म्यूजिक ऑन किया तो सॉन्ग चलने लगा। बदले तेरे माही ला दे, जो कोई सारी दुनिया भी दे दे। विवान का घर। सारा को राठौर हाउस ड्रॉप करने के बाद विवान अपने घर आ गया। उसने अपना कोट उतारा और लिविंग एरिया के सोफे पर फेंका और खुद दूसरे सोफे पर बैठ गया। सोफे की बैग पर उसने अपना सिर टिका लिया और अपनी लेग्स को टेबल पर रख लिया। सब कुछ चाहिए? विवान को देखकर मेड उसके पास आई और बोली। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, विवान बोला और फिर वहां से उठकर अपने कमरे में आ गया। वो अपने रूम के साथ बनी बालकनी में आ गया और ऊपर आसमान की ओर देखने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की और अनन्या के बारे में सोचने लगा। वो अनन्या नहीं है, अनवी है। उसका बस चेहरा अनन्या से मिलता है। यह बात मैं अच्छे से जानता हूँ, फिर क्यों मैं उसकी ओर खिंच रहा हूँ? क्यों अनन्या की याद मेरा पीछा नहीं छोड़ती? क्यों मुझे अनवी में अनन्या ही दिखाई देती है? धोखा दिया है उसने मुझे, मेरे प्यार को, मेरे विश्वास का मजाक बनाकर रख दिया उसने। फिर भी क्यों मैं उसे अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा? मैंने तुम्हें भूलने की कोशिश की थी, सारा के साथ मूव ऑन करने का फैसला कर लिया था मैंने, लेकिन फिर अनवी के रूप में तुम्हारा चेहरा मेरे सामने आ गया और अब तो हर रोज अनवी से सामना होगा और अनन्या की याद मेरे दिल को और बेचैन कर देगी। तुम्हारे धोखा देने के बाद भी मैं क्यों खुद को तुमसे प्यार करने से नहीं रोक पा रहा? क्यों? विवान ने अपनी आंखें कसकर भींच ली। उसकी आंखों की कोरों से उसके आंसू निकलकर उसके गालों पर लुढ़क आए। अगली सुबह सुबह की पहली किरण से सारा आसमान सुहावना नजर आ रहा था। सूरज की किरणें खिड़की से होते हुए अनवी के चेहरे पर पड़ने लगी, जिससे अनवी की आंख खुल गई। वो अंगड़ाई लेते हुए अपने बिस्तर से उठ गई और खिड़की के पास आ गई। अनन्या, कविता जी की आवाज़ अनवी के कानों में गूंज गई। छोड़ो, मुझे मेरी बेटी से मिलना है। अनन्या मेरी बच्ची, कैसी है तू? कविता जी के बारे में सोचकर अनवी की आंखें भर आईं। स्नेहा की आंख खुली तो उसने अनवी को खिड़की के पास गुमसुम खड़े देखा। स्नेहा ने अपनी ब्लैंकेट हटाया और उठकर अनवी के पास आ गई। उसने अनवी के कंधे पर अपना हाथ रखा तो अनवी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। आंसू छुपाने से दिल का दर्द कम नहीं होता, स्नेहा बोली तो अनवी उसके गले से लग गई। उसका मन भर आया और वो स्नेहा के गले लगकर फूट पड़ी। स्नेहा भी बड़े प्यार से अनवी की पीठ को सहलाने लगी। पता है माँ, पापा ने मुझे हमेशा ही बहुत प्यार किया, मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। पापा ने मुझे अपनी बेटी नहीं, हमेशा अपना बेटा ही माना। लेकिन जब विश्वास करने की बारी आई तो उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारी बेटी ऐसे कभी नहीं कर सकती। बड़ी आसानी से उन्होंने सारा की बात पर और उसके बनाए झूठे सबूतों पर विश्वास कर लिया और मुझे हमेशा हमेशा के लिए उन्होंने खुद से दूर कर दिया।
काश उस वक्त उन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया होता तो मैं उनके साथ होती, उनके पास होती। आज मुझे ऐसे उन्हें इग्नोर ना करना पड़ता। अनवी रोते हुए बोली, अगर उन्होंने उस वक्त तुम पर विश्वास किया होता तो सारा का असली चेहरा तुम्हारे सामने कैसे आता अनवी? सारा ने सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि अपने पेरेंट्स का भी विश्वास तोड़ा है। और अंकल आंटी को देखकर लगता है कि उन्हें अपनी बेटी के जाने का बेहद दुख है। मैंने देखा है उन्हें कैसे तड़प रही थी वो तुमसे मिलने के लिए। पता है दुनिया में सिर्फ माँ ही होती हैं जो अपने बच्चों को पहचानने में कभी भूल नहीं करती। स्नेहा बोली तो अनवी स्नेहा को देखने लगी। तभी अनवी और स्नेहा के रूम का डोर नॉक हुआ। स्नेहा ने डोर खोला तो सामने अभिमन्यु खड़ा था। अभिमन्यु को देखकर अनवी ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। तुम दोनों अभी तक रेडी नहीं हुई? दिल्ली नहीं घूमनी तुम्हें? अभिमन्यु ने स्नेहा को देखा तो पूछा। हाँ बस जीजू रेडी होने ही लगे हैं, स्नेहा बोली। अनवी कहाँ है? अभिमन्यु ने पूछा तो स्नेहा ने सामने की ओर इशारा कर दिया। क्या हुआ? अभिमन्यु ने इशारे से स्नेहा से पूछा। अपने माँ पापा को लेकर थोड़ा अपसेट है, स्नेहा बोली तो अभिमन्यु अनवी की ओर बढ़ गया। अभिमन्यु को अनवी के पास छोड़कर स्नेहा खुद रूम से बाहर आ गई। स्नेहा जमाई लेते हुए दीवार के साथ सटकर खड़ी हो गई। स्नेहा अंदर से बस एक हाफ स्लीव की टी शर्ट और लोअर में ही बाहर आ गई थी। बाहर खड़े खड़े स्नेहा को ठंड लग रही थी और वो अंदर से अपना शॉल लाना भी भूल गई थी और अब वापस जाकर अनवी और अभिमन्यु को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। यार कितनी ठंड है यहाँ, अगर कुछ देर और यहाँ खड़ी रही तो मेरी तो कुल्फी ही जम जाएगी, स्नेहा खुद से बोली और अपने आप में ही सिमट गई। सुबह सुबह दिल्ली की ठंड से उसके दांत भी किटकिटाने लगे थे। तभी साथ वाले रूम का डोर खुला और नमन बाहर आ गया। तुम सुबह सुबह यहाँ मेरे रूम के डोर के पास क्या कर रही हो? नमन ने स्नेहा को अपने रूम के पास खड़े देखा तो बोला। तुम्हारी पहरेदारी, स्नेहा अपने कांपते हुए होठों को स्ट्रेच करके बोली। क्या? नमन स्नेहा को देखते हुए बोला। हाँ वो क्या है ना कि तुम इतने हैंडसम हो, सोचा कि लड़कियां एक साथ तुम पर अटैक ना कर दें, इसलिए स्नेहा कांपते हुए बोली। स्नेहा का ध्यान नमन के बेड पर पड़े ब्लैंकेट पर गया तो उसने एक नज़र नमन पर डाली और जल्दी से नमन के बेड पर आकर ब्लैंकेट में घुस गई। बेड पर लेटकर उसने ब्लैंकेट से अपना मुंह कवर कर लिया। ये क्या बदतमीजी है? नमन भी स्नेहा को घूरते हुए उसके पीछे रूम में आ गया। ऐसा क्या किया है मैंने? स्नेहा ब्लैंकेट में से अपना मुंह बाहर निकालते हुए बोली और वापस से अपना मुंह ब्लैंकेट में छुपा लिया। किसी के कमरे में ऐसे घुसकर उसके बेड पर अपना अधिकार जमाना बदतमीजी नहीं है तो क्या है? नमन बोला। इसे बदतमीजी नहीं कहते, ठंड लगना कहते हैं। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि किसी की मदद करने का पुण्य तुम्हें मिल रहा है। अब की बार स्नेहा ब्लैंकेट में ही मुंह छुपाए बोली। पुण्य? नमन स्नेहा की बात को समझने की कोशिश करते हुए बोला तो स्नेहा उठकर बैठ गई। अब तुम ही बताओ कि अगर कोई बाहर कड़ाके की ठंड में थर थर कांप रहा हो और ठंड से मरने की कगार पर हो तो तुम क्या करोगे? स्नेहा बोली। उसकी हेल्प करूंगा, और क्या? नमन बोला। तो सेम केस, बस फर्क इतना है कि यहाँ तुम्हारी हेल्प लेने और तुम्हें पुण्य दिलाने मैं खुद आ गई हूँ। स्नेहा बोली तो नमन उसे घूरने लगा। वैसे भी तुम्हारे इतने पाप हैं, हो सकता है एक पुण्य तुम्हें मुक्ति दिला दे, स्नेहा धीरे से बोली और वापस ब्लैंकेट में घुस गई। क्या कहा तुमने? नमन ने स्नेहा को फुसफुसाते हुए सुना तो बोला। जो तुमने सुना, स्नेहा मुंह कवर किए हुए ही बोली। मेरे सवाल का जवाब दो, तुम्हारा बॉस हूँ मैं। नमन बोला। बॉस ऑफिस में हो, यहाँ नहीं, तो अब बेवजह मुझे डिस्टर्ब मत करो, थोड़ी देर ब्लैंकेट में रहने दो। स्नेहा बोली तो नमन उसे घूर कर देखने लगा। फिर वो चुपचाप रूम से बाहर आ गया। इधर अब मन्नू अनवी के पास आया तो अनवी ने खुद को संभाला। क्या हुआ? अब मन्नू ने पूछा। कुछ नहीं, बस यूं ही माँ पापा की याद आ गई थी, अनवी बोली। हाँ, अब मन्नू ने इतना ही कहा और अनवी को अपने सीने से लगा लिया। अपने माँ पापा से मिलना चाहोगी? अब मन्नू बोला तो अनवी उसके सीने में से अपना सिर ऊपर उठाकर उसे देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो? अभिमन्यु ने अनवी को अपनी ओर देखते हुए देखा तो पूछा। क्या मैं सच में अपने माँ पापा से मिल सकती हूँ? अनवी ने अभिमन्यु से पूछा। अगर तुम्हारा मन है तो तुम मिल सकती हो, अभिमन्यु बोला तो अनवी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल तैर गई। थैंक्स। पता नहीं मैंने ऐसे कौन से पुण्य किए होंगे जो मुझे आप जैसा जीवन साथी मिला है, अनवी खुश होते हुए बोली और उसने अभिमन्यु को और टाइट हक कर लिया। बस थैंक्स, अभिमन्यु बोला तो अनवी उसकी ओर देखने लगी।
अभिमन्यु ने अपने होठों पर उंगली रखते हुए अनबी की ओर देखा। अभिमन्यु को देखकर अनबी मुस्कुरा दी। अभी थैंक से ही काम चलाना पड़ेगा आपको, अनबी बोली। उसने अभिमन्यु को हल्का सा धक्का मारकर खुद से दूर किया और बेड के पास आ गई। ऐसे थोड़ी ना होता है, हर बार ऐसे ही करती हो तुम। अभी तो इतनी तारीफ कर रही थी, तो एक प्राइज तो बनता ही है। अब ये रूखा सूखा सा थैंक यू अच्छा नहीं लगता, अभिमन्यु बोला और अनबी की तरफ बढ़ गया। उसने अनबी की कमर में हाथ डाला और उसे अपने करीब खींच लिया। अभिमन्यु, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, अनबी अभिमन्यु की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए बोली। आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, पहले हिसाब किताब पूरा करो, अभिमन्यु बोला। उसने अनबी की कमर पर अपनी पकड़ को और कस लिया। अभिमन्यु, कोई आ जाएगा, अनबी अभिमन्यु के हाथों को अपनी कमर से हटाने की कोशिश करने लगी। माँ, आप यहाँ, अनबी डोर की तरफ देखते हुए बोली। तो अभिमन्यु हड़बड़ा गया और जल्दी से अनबी से दूर हो गया। वैशाली जी के नाम पर अभिमन्यु की घबराहट को देखकर अनबी हंस पड़ी। अनबी को हंसते देख अभिमन्यु अनबी को पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, उसके कदम लड़खड़ाए और वो अनबी समेत बेड पर गिर गया। अभिमन्यु नीचे और अनबी उसके ऊपर आ गिरी। दोनों की नजरें मिली तो दोनों एक दूसरे में खो गए। अनबी के चेहरे पर आते हुए उसके बालों को अभिमन्यु ने अपने हाथ से अनबी के कान के पीछे कर दिया। दोनों एक दूसरे में ऐसे खोए कि आसपास की कोई खबर ही ना रही उन्हें। अभिमन्यु का फोन बजा तो दोनों होश में आए। अभिमन्यु से अपनी नजर चुराते हुए अनबी उसके ऊपर से उठ खड़ी हुई। अभिमन्यु ने भी अपनी पॉकेट में से अपना फोन निकाला और बात करने लगा। इधर कुछ देर बाद नमन अपने रूम में आया तो स्नेहा अभी भी वहीं उसके बिस्तर पर फैले हुए सो रही थी। उसने खुद को ब्लैंकेट से ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से कवर किया हुआ था। नमन बाहर से आया तो उसके हाथ पैर ठंडे हो रखे थे, इसीलिए उसने जल्दी से अपने जूते निकाले और जाकर ब्लैंकेट में घुस गया। ठिठुरते हुए वो भूल ही गया कि स्नेहा उसी बेड पर उसी के ब्लैंकेट में सोई हुई है। नमन के ब्लैंकेट में घुसने से स्नेहा की आंख खुल गई और वो एकदम से चिल्ला उठी। स्नेहा को चिल्लाते देख नमन भी चिल्ला उठा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्नेहा बोली। तुम अभी तक गई नहीं, नमन स्नेहा से बोला। जानबूझकर किया ना ये सब? स्नेहा नमन को घूरते हुए बोली। क्या जानबूझकर किया? नमन ने पूछा। तुम अच्छे से जानते थे ना कि मैं यहाँ बेड पर सो रही हूँ, फिर भी तुम आकर यहाँ लेट गए, स्नेहा बोली। ओह हेलो मैडम, मुझे ना कोई शौक नहीं है एक ही बेड पर तुम्हारे साथ सोने का और एक ही रूम शेयर करने का, और ये बेड मेरा है। तुम ही जबरदस्ती मेरे रूम में घुस आई थी और मेरे ब्लैंकेट में भी, नमन स्नेहा को घूरते हुए बोला। नमन की बात सुन स्नेहा ने इधर उधर देखा और उठ खड़ी हुई। उसने जल्दी से अपने स्लीपर पहने और रूम के डोर की तरफ बढ़ गई। तुम्हारे यहाँ थैंक्स कहने का रिवाज नहीं है क्या? स्नेहा को जाते देख नमन बोला तो स्नेहा के कदम वहीं रुक गए। क्या? स्नेहा बोली। चाहे तुम जबरदस्ती इस रूम में घुस आई और फिर मेरे ब्लैंकेट में, लेकिन इस रूम और मैंने तुम्हें ठंडक लगने से बचाया है, तो एक थैंक यू तो बनता ही है, नमन बोला। हाँ थैंक्स, अभी अभी जो तुमने हरकत की है ना, अपने ब्लैंकेट और रूम से बाहर निकाल कर, उससे तुम्हारा थैंक यू गया भाड़ में, स्नेहा नमन को घूरते हुए बोली और वहां से बाहर चली आई। मैंने कब निकाला इसे, सोचते हुए नमन खुद से बोला और फिर वापस अपने ब्लैंकेट में घुस गया। इधर फोन सुनने के बाद अभिमन्यु ने अपना फोन पॉकेट में रखा और अनबी से बोला। जल्दी रेडी हो जाओ, फिर हमें दिल्ली देखने जाना है, और फिर उसके बाद अनन्या के घर। अभिमन्यु की बात सुनकर अनबी ने हाँ में सिर हिलाया। बाय, अभिमन्यु बोला और उसने अनबी के गाल पर किस कर लिया और मुस्कुराते हुए रूम से बाहर आ गया। अनबी ने अपने गाल पर हाथ रखा और मुस्कुरा दी। इतने में स्नेहा भी अंदर आ गई। स्नेहा को अंदर आते देख अनबी ने उसे भी रेडी होने के लिए कहा और खुद बाथरूम की ओर बढ़ गई। रेडी होने के बाद सब होटल के रिसेप्शन एरिया में आ गए। माँ, अगर आप लोग भी हमारे साथ चलते तो अच्छा लगता, अनबी वैशाली जी से बोली। अरे नहीं बेटा, तू तो अच्छे से जानती है ना कि राजेंद्र जी की तबीयत कितनी जल्दी खराब होती है। शाम को इनका चेकअप है तो हमें मुंबई वापस जाना होगा। तुम लोग एंजॉय करो, वैशाली जी बोली तो अनबी उनके गले से लग गई। अरे यार, इतने टाइम बाद मिला और इतनी जल्दी वापस जा रहा है, राजवीर जी राजेंद्र जी के पास आते हुए बोले। क्या करूं भाई, होम मिनिस्टर का हुक्म है, अगर एक भी चेकअप मिस हो गया तो रूम अरेस्ट हो जाऊंगा मैं, राजेंद्र जी बोले तो सब हंस पड़े।
और वैशाली जी उनकी बात सुन मुस्कुराते उन्हें देखने लगी। और हाँ, अगले हफ्ते अभिमन्यु और अनबी की शादी है, तो मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। तुझे हर हाल में शादी में आना है। राजेंद्र जी राजवीर जी से बोले। ओ, अपने पुत्र की शादी है, मैं कैसे मिस कर सकता हूँ। मैं तो जरूर आऊँगा, वो भी पूरी फैमिली के साथ। राजवीर जी बोले और राजेंद्र जी के गले से लग गए। फिर सबने राजेंद्र जी और वैशाली जी को बाय बोला और नमन उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए उनके साथ चला गया। राजेंद्र जी और वैशाली जी को एयरपोर्ट छोड़ने के बाद नमन होटल वापस आ गया। नमन के आने के बाद सब दिल्ली घूमने के लिए निकल पड़े। दिल्ली घूमने के बाद नमन और स्नेहा होटल वापस आ गए और अब मन्नू अनबी के साथ राठौर हाउस के लिए निकल गया। नमन और स्नेहा की गाड़ी होटल के आगे रुकी तो दोनों अपने अपने रूम की ओर बढ़ गए। अपने ही रूम में जाना। अपने आगे चलती हुई स्नेहा से नमन बोला तो उसकी बात सुन स्नेहा सहसा ही रुक गई और उसकी बहुएं तन गईं। नमन को जवाब देने के लिए वो जैसे ही पीछे मुड़ी तो नमन से टकरा गई। नमन के इतना करीब होने से दोनों के दिलों की धड़कनों ने तेजी से धड़कना शुरू कर दिया। इरादा तो नेक है ना तुम्हारे, खुद को संभालते हुए नमन बोला तो स्नेहा उसे घूरने लगी। नमन की बात सुनकर वो जल्दी से अपने रूम में भाग गई। स्नेहा को जाते देख नमन मुस्कुरा दिया और फिर वो भी अपने कमरे में आ गया। इधर अभिमन्यु की गाड़ी राठौर हाउस के बाहर आकर रुकी तो अपने घर को देखकर अनबी भावुक हो गई। अभिमन्यु ने अनबी के हाथ पर हाथ रखा और उसे शांत रहने के लिए कहा, तुम अपने माँ पापा से मिलने तो जा रही हो, लेकिन अनबी बनकर, याद रखना। अभिमन्यु बोला तो अनबी ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर वो अभिमन्यु के साथ गाड़ी से बाहर आ गई और अंदर की ओर बढ़ गई। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।